The best and worst part of being Salman Khan Get in trouble all the time. is the worst part. No, it's a good part. Oh, that's the good part, you get into trouble. And the Not being able to get out of it is a problem. सलमान खान एक नाम, एक पहचान और बॉलीवुड के भाईजान ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी एक झलक के लिए लोग भीड़ लगा देते हैं। लेकिन जब वही नाम किसी क्राइम से जुड़ जाता है तो हज़ारों सवाल उठते हैं, मगर सिर्फ सवाल ही उठ पाते हैं। क्योंकि अपने इस महान देश में जहां पहले लगता था कि वी लिव इन अ डेमोक्रेसी या सब बराबर हैं, अब तस्वीर थोड़ी अलग नज़र आती है। पिछले कुछ सालों में ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जिन्होंने मुझे तो इतना यकीन दिला दिया है कि अगर आपके पास पैसा और पावर है तो आप किसी को भी, चाहे गाड़ी से कुचल दो या चाहे किसी के घर में जाके उनका कत्ल कर दो। पर अगर आप थोड़ा सा पैसा बहाओगे तो हमारे देश का सिस्टम पूरी कोशिश करेगा कि आपको कोई आँच ना आए, क्योंकि कुछ लोगों की जान चली जाने से देश को क्या ही फ़र्क पड़ता है। और अगर आप सलमान खान के डाई हार्ट फ़ैन हैं तो शायद ये वीडियो या मेरे ओपिनियंस आपको कुछ खास पसंद नहीं आएंगे। हमने कई बार देखा है कि जब एक लग्जरी कार किसी गरीब की ज़िंदगी कुचल देती है और उस स्टीयरिंग व्हील के पीछे होता है एक सेलिब्रिटी या अमीर और पावरफुल व्यक्ति, तो इंसाफ की रफ्तार सिर्फ धीमी ही नहीं पड़ती बल्कि इंसाफ की गाड़ी तो रुक ही जाती है। एक परिवार अपना सब कुछ खो देता है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो मुजरिम है सिर्फ एक और केस लिस्ट में ऐड हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। थंबनेल और टाइटल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में किस केस की बात होने वाली है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द केस ऑफ हिट एंड रन बाय सलमान खान। 28 सितंबर 2002 की रात सलमान खान अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के एक अपस्केल रेस्टोरेंट रेन बार एंड रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर से बांद्रा की तरफ ड्राइव करना शुरू किया। कार में उनके साथ उनका बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल भी मौजूद था। रात के करीब 2:30 बजे सलमान की कार बांद्रा के हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के पास फुटपाथ पर चढ़ गई, जहां कुछ मजदूर सो रहे थे, जिससे एक व्यक्ति की तुरंत मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भयानक एक्सीडेंट में 38 साल के नूरुल्लाह शरीफ नामक आदमी की उसी वक्त मौत हो गई। इसके अलावा अब्दुल्ला रऊफ शेख, मुन्ना मलाई खान, मोहम्मद कलीम पठान और मुस्लिम शेख नाम के 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। इन सभी का ज़्यादातर इलाज भाभा हॉस्पिटल में हुआ था। ये लोग दिन भर मजदूरी करके रात में फुटपाथ पर सोते थे, जहां उनकी ज़िंदगी एक ही पल में कुचल दी गई। घटना के तुरंत बाद सलमान बिना रुके वहां से भाग गए। जब पुलिस को इस इंसिडेंट की सूचना मिली तो उन्होंने बेकरी के सीसीटीवी और कुछ लोकल गवाहों से जानकारी ली। कुछ ही घंटों बाद सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने उन्हें सेम दिन पूछताछ के लिए बुलाया। बॉडीगार्ड पाटिल का बयान सबसे पहला और क्रूशियल एविडेंस था, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि सलमान खुद ड्राइविंग कर रहे थे और नशे में थे। इसी बयान के बेसिस पर उनके खिलाफ केस शुरू हुआ, जो कई सालों तक चला और मीडिया में भी हेडलाइन बना रहा। जब एक्सीडेंट हुआ उस वक्त कार में सलमान खान के अलावा उनका बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल, ड्राइवर अशोक सिंह और 2 दोस्त मौजूद थे। घटना के तुरंत बाद सलमान वहां रुके नहीं बल्कि वहां से भाग गए। ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस वक्त किसी इंजर्ड या मरे हुए व्यक्ति की मदद नहीं की गई। बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल, जो एक मुंबई पुलिस का कांस्टेबल था, उसने बाद में कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि मैंने सलमान को मना किया था कि नशा करके मत चलाओ, लेकिन उसने नहीं मानी। एक्सीडेंट के बाद वो बिना किसी परवाह किए कार लेकर भाग गया। ड्राइवर अशोक सिंह ने बहुत बाद में 2015 में एक कोर्ट के सामने कहा कि वो कार उसने चलाई थी, लेकिन इस क्लेम को कोर्ट ने शक की नज़र से देखा क्योंकि वो बयान एक्सीडेंट के 13 साल बाद दिया गया था, जिसमें पहले सलमान के खिलाफ सबूत मिल चुके थे। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को कंफर्म किया था कि एक व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और 4 लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने सलमान खान का ब्लड सैंपल तुरंत लिया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट बाद में कोर्ट में प्रेजेंट की गई। उस ब्लड टेस्ट में उनका अल्कोहल लेवल 60 मिलीग्राम बाय 100 ml से काफ़ी ज़्यादा था, जो लीगल लिमिट से ऊपर है। इसका मतलब था कि एक्सीडेंट के वक्त वो नशे की हालत में ही थे। इसके अलावा उस रात सलमान जहां पार्टी कर रहे थे, उस रेस्टोरेंट के वेटर ने भी गवाही दी कि सलमान ने वहां रम और कॉकटेल्स कंज्यूम किए थे। ये सब सबूत इस बात को सपोर्ट करते हैं कि सलमान खान ने नशे की हालत में गाड़ी चलाई थी।
जिसका नतीजा एक मौत और 4 गंभीर रूप से घायल लोगों के रूप में सामने आया। एक्सीडेंट के बाद सलमान पर कई संगीन आरोप लगे, जिनके बेसिस पर उनके खिलाफ पूरा केस तय हुआ। सबसे पहले उन्हें नशे में रैश ड्राइविंग का दोषी माना गया। उन पर यह भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने स्पीडिंग की और कंट्रोल खोकर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी, जहां मजदूर सो रहे थे। पुलिस की इनिशियल रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि सलमान के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था, और बाद में जो लाइसेंस प्रोड्यूस किया गया उसकी इशू डेट में ईयर 2004 था, यानी एक्सीडेंट के 2 साल बाद। सबसे भारी चार्ज उनके ऊपर सेक्शन 3042 आईपीसी के तहत लगा, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा एक्शन जिससे किसी की जान जा सकती है, ये जानकर भी लापरवाही से काम करना, और इसमें कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा उन्हें एक्सीडेंट साइट से भागने और सेक्शन 279, 337, 338, 304A जैसे कई चार्जेस में दोषी माना गया। 2015 में मुंबई सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को सभी चार्जेस में दोषी पाया और 5 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा प्रोसिक्यूशन हैज़ फेल्ड टू इस्टेब्लिश द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसका मतलब ये है कि सलमान खान के खिलाफ जितने भी सबूत पेश किए गए वो इतने मजबूत नहीं थे कि उनकी वजह से कोर्ट बिना किसी शक के ये मान सके कि सलमान ही दोषी थे। कानून कहता है कि अगर थोड़ा सा भी डाउट बचा हो किसी इंसान के दोषी होने पर तो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, और यही हुआ सलमान खान के केस में। इस केस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आई विटनेस टेस्टिमनी थी जो सलमान खान के बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल ने दी थी। उन्होंने कोर्ट में सबसे पहले ये बताया कि उन्होंने सलमान को रोका था जब उन्होंने देखा कि वो नशे की हालत में हैं और रैश ड्राइविंग कर रहे थे। पाटिल ने कहा था सलमान वॉज ड्रंक एंड ड्राइविंग रैशली। ये गवाही केस का टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इसने केस को एक नया मोड़ दिया। पाटिल के इस स्टेटमेंट ने सभी चार्जेस को सपोर्ट किया और सलमान की लापरवाही को और ज़्यादा एक्सपोज किया। लेकिन इस गवाही के बाद पाटिल ने ये भी कहा था कि उन्हें इस गवाही के बाद धमकियाँ मिलती थी। ये टेंशन उस वक्त और ज़्यादा बढ़ गई जब 2007 में उनकी मौत टीबी से हो गई। उनकी मौत को लेकर भी काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई थी, बट असल सच वो टीबी की मेडिकल रिपोर्ट थी या कुछ और, वी डोंट नो। अप्रैल 2015 में मुंबई के सेशंस कोर्ट ने सलमान को दोषी करार दिया, उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई और कहा कि उन्होंने नशे की हालत में गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट के बाद साइट से भाग गए। सलमान ने तुरंत अपील डाली और उन्हें उसी दिन बेल भी मिल गई। दिसंबर 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से रिहा कर दिया, जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। कंट्रोवर्सी और पब्लिक रिएक्शंस ने सलमान खान के हिट एंड रन केस को और भी ज़्यादा स्पॉटलाइट में ला दिया। जैसे ही जजमेंट सामने आया, मीडिया और आम जनता दोनों ने इस फैसले पर अपना गुस्सा जाहिर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर ट्विटर पर वीआईपी कल्चर और इनजस्टिस के खिलाफ हैशटैग स्टैंड करने लगे। लोगों ने ये सवाल उठाया कि अगर किसी आम आदमी ने यह क्राइम किया होता तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही सलूक होता। विक्टिम के परिवार ने भी खुले तौर पर अपनी नाराज़गी जताई। उनका मानना था कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, और आज भी सलमान खान का 2002 का हिट एंड रन केस पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते उन्हें इस केस में बरी कर दिया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए 2021 में सलमान खान को नोटिस भी भेजा। लेकिन सलमान खान का ये केस अकेला नहीं था, जहां किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के खिलाफ साफ सबूत होने के बावजूद कानूनी कार्रवाई या तो धीमी रही या कभी अपने अंजाम तक पहुंच ही नहीं पाई। कुछ केसेस तो हमने हाल फिलहाल में ही इतने देखे हैं जो कि हमारे देश के कानून पर साफ तौर पर सवाल उठाते हैं। कुछ ऐसे ही केसेस थे जिनमें 2005 में एक्ट्रेस रेखा के ड्राइवर ने BMW से एक आदमी को कुचल दिया। 2015 में एक्टर और बिजनेसमैन सचिन जोशी को मुंबई में अपनी मर्सिडीज बेंज से एक मोटरसाइकिलिस्ट को टक्कर मारने के केस का सामना करना पड़ा। 2020 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी MLA के बेटे ने अपनी मर्सिडीज बेंज कार से एक पेडेस्ट्रियन को कुचल दिया। 2023 में जयपुर के रिंग रोड पर एक ऑडी कार ने डिवाइडर को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। लेकिन अंजाम वही कि जिसकी जान जाए वो जाए, जान लेने वाले तो ठहरे अमीर रईस ज़्यादे। देश का कानून उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। और अब मई 2024 पुणे के कल्याणी नगर में एक ऐसा केस जिसमें सभी सीमाएं पार हो गई।
बताओ, एक इंसान 2 लोगों को हवा में उड़ा देता है, उनकी जान ले लेता है और कानून उसे सज़ा क्या देता है? 300 वर्ड्स का ऐसे। I mean, आप और मैं क्या ही हैं इन लोगों के आगे। कल को ये लोग दारू पी के आपको उड़ा देंगे, मुझे उड़ा देंगे, आप अपनी जान गंवाओ या मैं अपनी जान गंवाऊँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये रईसज़ादे अपनी ज़िंदगी वैसे ही ऐश में जिएंगे। ना आपकी जान से कानून को कुछ फ़र्क पड़ता है और ना ही किसी और को। अब आप मुझे प्लीज़ ये बताइए कि क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि उसके लिए जस्टिस का बैलेंस बदल दिया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जस्टिस सबके लिए बराबर होता तो क्या ये एक्सीडेंट्स बार बार रिपीट होते? कानून की एक लाइन होती है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। लेकिन आज हमें कहना पड़ेगा, जस्टिस बायस्ड इज़ जस्टिस बरीड। आखिर में बस इतना ही कहेंगे, गाड़ी चाहे पोर्शे हो या मारुति, जब वो किसी की ज़िंदगी को कुचलती है तो सिर्फ लाश नहीं बनती, एक इंसान, एक सपना, एक पूरा परिवार बिखर जाता है। इसके अलावा मैं इस वीडियो को कैसे एंड करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से और कन्वे, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखें कि कोई अमीर ज़्यादा आपको सड़क पे ठोक के ना चला जाए। पीस आउट।